थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। प्रैक्टिस करते हैं नेचुरली इंग्लिश में बात करने की। और देखिए, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ मच इंग्लिश डू वी नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सीखने से पहले हमें ये समझ लेना है कि हमें सीखनी कितनी चाहिए इंग्लिश। 25 ग्रामर के वर्ड्स और 300 करीबन अवस्थाएं, एक्सप्रेशंस होते हैं दैट वी नीड टू मास्टर टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आवर मैसेजेस नेचुरली इन इंग्लिश। राइट, सीखने का ज़्यादा नहीं है। और उसको सीखने के लिए बेस्ट प्लेस आपको बताता हूँ मैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नहीं कराए तो। रेंडमली कोई भी 15 वीडियोज़ आप उठा के देख लो हमारे चैनल पर। पूरी ग्रामर के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते। हमको पता है कि वही 25 वर्ड्स हैं, 15 वीडियोस में वो 2-3 बार रिपीट हो चुके होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन है, इसमें क्या कहा जाएगा। ठीक है, राइट, इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, तो अल्टरनेटिव समझ में आ जाएंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर वगैरह डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो until the end. Until the end you can say either of them. Till और until interchangeably यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, but till sounds better. जब खत्म हो तब तक देखना है। राइट, हाँ, तो जैसे मान के चलो कि एक छोटे बच्चे की बात हो रही है। एक सेंटेंस हमको कहना है कि तुम्हें पता है मैं इसको किस चीज़ की सैलरी देता हूँ। Do you know why I give him a salary? राइट, डू यू नो वाई आई गिव हिम अ सैलरी, पे हिम ए सैलरी। आर्टिकल यहाँ पर सैलरी के साथ कंपलसरी है ए। राइट, तो थोड़ा सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो इन चीज़ों का ग्रामर से लेना देना है ही नहीं। सो देखो, इसमें हिंदी में कैसे कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में ना जैसे 2 क्वेश्चन लगेंगे सुनने में। ये क्या तुम्हें पता है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। और मैं इसे किस चीज़ की सैलरी देता हूँ, ये अलग क्वेश्चन जैसा हो गया। लेकिन अगर मैं अलग अलग बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ, डू यू नो, रुक गया मैं, व्हाई डू आई पे हिम अ सैलरी, चल गया, एक्सेप्टेबल है। छोटे छोटे पोर्शंस बोल दिया आपने, मैसेज गया। अगर आप इसको एक ही सेंटेंस के तरीके से बोलेंगे तो वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। डू यू नो व्हाई I pay him a salary, not why do I pay him a salary. Why I pay him a salary. Got the point? तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जब आप 2 क्वेश्चन जैसा सेंटेंस कभी भी बोलें तो अगले वाले को हम क्वेश्चन जैसा नहीं रखते हैं। जैसे मान के चलो ये कहूँ कि क्या तुम्हें पता है दरवाजा कब से बंद है। अब क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पता है दरवाजा कब से बंद है। 2 क्वेश्चन जैसा लग रहा है ये, लेकिन अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँगा तो मैं अगले वाले स्टेटमेंट को स्टेटमेंट बना दूंगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा वो। क्या तुम्हें पता है दरवाजा जब से बंद है, ऐसा बोला जाएगा। Do you know? पहले से अब तक है तो Do you know? हाँ, How long this? हाँ, Do you know how long हाँ, have been this door? आगे का थोड़ा गड़बड़ हो गया है। डू यू नो यहाँ तक तो पूछ लिया, ओपिनियन मांग लिया। राइट, सो डू यू नो हाउ लॉन्ग यानी समय। हाँ. द डोर The door has been closed. हाउ लॉन्ग हैज द डोर बीन क्लोज्ड कह सकता हूँ। उल्टा लग रहा है सुनने में। क्वेश्चन जैसा, अगर मैं लिटिल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओपिनियन नहीं मांग रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ, तो क्या कहूँगा, हाउ लॉन्ग हैज द डोर बीन क्लोज्ड। ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन वहां पर 2 चीजें बोल दी साथ में। डू यू नो कह दिया पहली, ओपिनियन मांग रहा हूं। सो डू यू नो हाउ लॉन्ग द डोर हैज बीन क्लोज्ड। अगर एक सेंटेंस के जैसा बोल रहे हैं तो ये थोड़ा वर्ड ऑर्डर हमको सीखना पड़ेगा। हिंदी में ऐसे कह दें कि तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। अब डू यू नो जब मैं इस्तेमाल कर दूंगा तो मैं दूसरे वाले क्लॉज को क्वेश्चन जैसा डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, वो उस सेंटेंस का पार्ट बन जाता है। तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। Do you know? हाँ, how much loss I suffered. I suffered. हाँ, लॉस को सफ़र भी करा जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा फॉर्मली कहा जा सकता है, मेरा जैसे कहूँ 200 रुपये का नुकसान हो गया। I lost my 200 rupees. ये बिल्कुल अच्छा नेचुरल तरीका, you said that in your own words। वरना कह सकते हैं I suffered a loss of 200 rupees। राइट, सफर वर्ड जो है हम परेशानी वगैरह जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। I lost my ring. हाँ, you lost your ring। तो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब ना हो, करना हो, you lost your ring तो ऐसा समझ में आएगा कि खो गई लिटरली है, you misplaced it। राइट, लेकिन
यहाँ पर खोया नहीं है, यहाँ पर ये जता रहा हूँ कि नुकसान झेला है, ऐसा वाला फीलिंग है। तो आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 200 रुपीज कह दिया जाता है। फॉर्मल, बहुत फॉर्मल है। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक्सेप्टेबल है, समझ आएगा सामने वाले को। जब तुम्हें ये बताना है खोए ही नहीं है, अब मैं कहूँ आई लॉस्ट 200 रुपीज, तो ऐसा लगेगा नोट वगैरह खो गया नहीं है। हाँ। तो जब मेरे को ऐसा लगे सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बोल दूंगा उस चीज़ को। हाँ, तो जैसे ये कहें किसी बंदे को काफ़ी दिनों से हम बहुत आलसी हो गए हैं, यानी नोटिस करना शुरू करा है। सो वी हैव बीन सो लेजी लेटली। नाउअडेज की जगह हम वर्ड लेटली लगाएंगे। लेटली का मतलब होता है कि कुछ समय से, जब से नोटिस करना शुरू करा तब से। जैसे कि नाउअडेज हम करंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आजकल आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हो। हाँ। अब अगर मैं एक स्पेसिफिकली ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, करंटली आजकल आप वीडियोस अपलोड नहीं करते। You don't upload videos lately? नहीं, You haven't? ये थोड़ा सा लहजा समझना पड़ेगा कि बात में वजन कितना है। आजकल आप वीडियो अपलोड नहीं करते, यू डोंट अपलोड वीडियोस नाउअडेज। ग्रामर को समझो, इसमें मैंने हैवंट नहीं कहा है। नाउअडेज क्यों फिट हो गया? इसमें haven't? इसमें यू डोंट अपलोड, यानी अवस्था की बात कर रहा हूं, करंटली नहीं करते हो इन दिनों। गॉट द पॉइंट? मैं ऐसे नहीं कहूंगा यू हैवंट अपलोडेड वीडियोस नाउअडेज। हैवंट मतलब चुके। तो हिंदी में एक वर्ड कई जगह इस्तेमाल हो जा रहा है, तो हमें फीलिंग समझनी, उस वर्ड का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं लगा सकते, राइट? तो अगर ये कह रहे हैं आजकल तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, अगर मैं लिटरल उस ड्यूरेशन को करंट में बताना चाह रहा हूँ, तो आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रही हो तुम। You don't practice English nowadays. Nowadays, you don't, ग्रामर मैच करनी पड़ेगी ना। You don't practice English nowadays, right? You don't practice English these days. These days. चल जाएगा, ग्रामर से समझ में आ जाएगा। नाउअडेज करंटली है। अब मान के चलो हम ये कहें कि आजकल हम बहुत आलसी हो गए हैं, ऐसे नहीं कह रहा हो रहे हैं, हैं? हो गए हैं, यानी पहले से वाली फीलिंग है। वो लहजा हिंदी का समझ गए होंगे आप तो एडल्ट्स हैं। तो वी हैव बीन सो लेजी। We have been so lazy lately, not nowadays। कहने को एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा। वी हैव बीन सो लेजी nowadays, चल जाएगा या नहीं? लेटली ज्यादा अच्छा साउंड करता है। देखो, गलत तब तक नहीं होगा जब तक आपका मीनिंग ऊट पटांग ना हो जाए। नाउअडेज या लेटली से लाइक इफ यू यूज देम इंटरचेंजेबली, दे डोंट मेक एनी बिग चेंजेस टू द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, राइट? कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आ रहा है, मैसेज जा रहा है आपका, सो यू कैन से दैट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जब से मैंने इसे प्रॉमिस करा है सैलरी देने का, इसने सिर्फ एक बार ये हमारा सेटअप लगाया है, टेबल लगाई है, टेबल सेट करके दी है। Okay. जब से मैंने इसे सैलरी देने का प्रॉमिस करा है, इसने केवल एक बार ये टेबल सेटअप लगा के दिया है। हाँ, इस सेंटेंस को अगर आप बोल लेंगे तो समझ लीजिए आपको बहुत सारी ग्रामर, ऐसे ग्रामर सीखनी। एक सेंटेंस लो, उसकी ग्रामर सीखो। ये कभी नहीं करना है कि एक वर्ड सुन लिया हमने, जैसे किसी से सुन लिया हमने इवन दो, किसी ने कह दिया डिस्पाइट। अब हम ये सोचने लगा रहे हैं उल्टा कि ये डिस्पाइट लगता कहाँ कहाँ है, इट हैज़ नो एंड। इस चीज़ को सीखने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ विद इन अ मिनट। सबसे पहले अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे 1 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। तो जैसे हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। आप 15 दिन हमारे रियल टाइम प्रैक्टिस ग्रुप्स में बातें कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन पर मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर आपको कोई ग्रामर ग्रुप मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई एडवांस होगा, कोई टॉपिक डिस्कशन होगा। तो जिस लेवल पे भी आप हैं उस लेवल के ग्रुप में जुड़ो, वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस करो। कोई थोड़ा सा अपर लेवल का ग्रुप है उसमें जुड़ो, कुछ सुनो, थोड़ा बहुत ब्रोकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, वहाँ से सीख के आओ, इसमें बोलो। तो हर लेवल का कुल मिला के आपको माहौल मिल जाएगा
कि जहाँ पर आप कुछ नया सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, जितना आता है बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना टेस्ट करना है दूसरे लोगों की गलत इंग्लिश और छोटे वाले ग्रुप में जा करके चेक कर सकते हैं कि मेरी समझ ये दूसरे लोग इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, राइट। तो एक माहौल मिल जाएगा और जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद हमारी 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं दिन में, वहाँ पर भी वी जस्ट कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स। 15 दिन के अंदर सारे कंसेप्ट्स मन से वहम निकल जाएगा कि ये ऑल दो लगा क्यों रहे हैं, बट क्यों लगा रहे हैं, ऑल्सो क्यों लगा रहे हैं, इनका फीलिंग समझ में आ जाएगी इनके पीछे, तो फीलिंग समझ के फिर ज़बरदस्ती लगाएंगे ही नहीं, राइट। जैसे आप भले आप तेज बोल रहे हो लेकिन मैं समझ गया, Okay. है हिंदी में ये कहा भले ही, तो इसका मतलब भले ही नहीं है, ये लेकिन नहीं है, हैं ये देखना है कि भाई तेज बोल रहे हो तो एक्सपेक्टेड क्या था, ना समझ पाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, समझ भी गए मैं। तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड अनएक्सेप्टेबल जो चीज़ को एम्फेसाइज करें, तो भले ही आप तेज बोल रहे हो मैं समझ गया। Even though you are speaking fast. हाँ, even though you're speaking fast, I understand everything. Got the point? तो although भी ऐसे even though और although में फ़र्क ही क्या है? Even though. आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब जैसे हमें एक सेंटेंस कहना है कि मैं इसे चुप रहने की सैलरी देता हूँ उतनी देर जितनी देर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ही इज़ अ लिटिल किड, ही इज़ 6 years old आई थिंक, राइट। 6 साल का बच्चा है, हम उसको चुप रहने की सैलरी देते हैं कि जितनी देर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपनी उतनी देर वो चुप रहेगा, है। तो अगर हमें कहना है कि मैं उसे इतनी देर चुप रहने की सैलरी देता हूँ जितनी देर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इतना उतना तो है इसमें है। लेकिन हम इतना उतना का एज लिटिल ट्रांसलेशन नहीं लगाएंगे। आप उस अवस्था को देखो, कब तक चुप रहता है वो? I pay him a salary. हाँ। I pay him a salary. हाँ। To stay quiet while recording our video. While we are recording. You are almost there, right? So थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं. We pay him a salary. We pay him a salary to stay quiet. Not quit. To stay quiet. While यानी दौरान. While we are recording a video. राइट हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस टाइम चुप रहने की सैलरी देते हैं, तो वी पे हिम अ सैलरी टू स्टे क्वाइट व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। राइट, सैलरी देनी पड़ रही है। हाँ, उसको सैलरी देनी पड़ रही है। और एक और है हमारे घर में, हाँ, अच्छा, जैसे ये कहें अयान से, जब से मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि मैं उसे सैलरी दूंगा, उसने केवल एक बार ये हमारा सेटअप लगाया है, हमारा टेबल लगाया, टेबल सेट करके दिया है, सिर्फ एक बार। अब एवर सिंस और सिंस को समझते हैं। इसमें एक्चुअल में एवर सिंस और सिंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब से मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि मैं उसे सैलरी दूंगा, उसने केवल एक बार टेबल लगाई है और सैलरी रोज मांगता है। ये छोटी सी अवस्था है, ठीक है। सिंस आई प्रॉमिस हिम पे अ सैलरी, देखो जस्ट फॉर वन टाइम ही मेक आवर सेटअप। ये करना है, पहले आपको ब्रोकन सेंटेंसेस बोलने ही पड़ेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप पहले सीख लें और अचानक से फ्लुएंटली बोलने लग जाएं। इसके अंदर क्या हुआ, योर सेंटेंस वाज 60% करेक्ट। रिलेटेड वर्ड्स यूज करें, रिलेटेड फ्रैक्चर हो गए थोड़े से तो अब देखो इसके अंदर ना, जब हम स्टार्टिंग में सिंस लगा देंगे ना, इस सिंस का मतलब हो जाता है क्योंकि। एवर सिंस स्टार्टिंग में इस्तेमाल करा जा सकता है, राइट। तो अगर आप लिटिल सिंस, जैसे मैं कहूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें फ्री में इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अब क्योंकि जो लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में सिंस लगा दूंगा। सिंस यू आर माई डॉटर, आई एम टीचिंग यू फॉर फ्री, गॉट द पॉइंट। तो ये सिंस अगर स्टार्टिंग में सुनेगा सामने वाला, तो तुरंत उसके माइंड में ये वाली बात आ जाएगी, है, राइट। जैसे कि क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ इसलिए तुम्हें बुक दे रही हूँ अपनी। हाँ, ये रिलेटेबल। सिंस यानी because I have known you for a long time, so that's why I give you my book. हाँ, सही है, so I give you my book, राइट। तो सिंस स्टार्टिंग में ऐसा वाला हो जाएगा। सिंस का स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम रेफर कर रहे हैं तो बीच में लगाएंगे या फिर एवर सिंस से स्टार्ट कर लो। तो जब से मैंने इसे सैलरी का प्रॉमिस करा है तब से केवल एक बार टेबल लगाई है। अब यहाँ पर हम जब एम्फेसाइज करना चाहते हैं पूरी ड्यूरेशन पे कि उस समय से लगातार, तो कह देते हैं एवर सिंस आई प्रॉमिस हिम फॉर पे सैलरी। एवर सिंस आई promised that I would pay
I would pay A salary to him. just for one time he make our setup. नहीं, he has set up our table Just for one time. just once. Just once. देखो इसी सेंटेंस को एक्चुअल में क्या ऐसा सेंटेंस लो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे. Promise. प्रॉमिस 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ऐसा सेंटेंस लो. हाँ देखो इसके अंदर एवर सिंस और सिंस को समझेंगे, दोनों तरीके से इस्तेमाल करके देखेंगे. मैंने कहा एवर सिंस आई प्रॉमिस्ड हिम अ सैलरी, शॉर्ट कर दिया है. एवर सिंस आई प्रॉमिस्ड हिम अ सैलरी, जैसे एवर सिंस कहा तो सामने वाला क्या फीलिंग समझ में आ जाएगी उसको कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसी टाइम से लगातार जब से शुरू किया. एवर सिंस आई प्रॉमिस्ड हिम अ सैलरी ही हैज़ ओनली सेट अप He has only set up द टेबल the table वंस. once. केवल एक बार टेबल लगाइए, कब से, जब प्रॉमिस करा था तब से लगातार उस अब तक. राइट तो एवर सिंस कह दिया. अगर मैं सिंस का इस्तेमाल करूं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, अगर मैं नॉर्मल ये बता रहा हूं जब मैंने प्रॉमिस करा था तब से, उस स्टार्टिंग पॉइंट से, अब मैं उस पूरी ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं. सो ही हैज सेट अप द टेबल फॉर अस जस्ट वंस. He has set up the table for us जस्ट वंस है. सिंस आई ऑफर्ड हिम अ सैलरी. since I offered him a salary. गॉट द पॉइंट. तो सिंस टाइम के लिए कब इस्तेमाल होगा? सेकंड वाले क्लॉज में. अगर स्टार्टिंग में सिंस लगा देंगे आप तो उसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. राइट जैसे मान के चलिए जब से ये उठा है तब से ही ये गेम खेल रहा है फ़ोन में. अब हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं इसमें कि जब से उठा है उसी टाइम से लगातार. He has been playing video game since he woke up. इसमें आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एम्फेसाइज करा थोड़ा न्यूट्रल. He has been playing games on his phone. On his Not phone. in his phone. In his नहीं ना. On. He has been playing games on his phone since he woke up. Since he woke up. इसमें आपने since लगा करके कहा उस पॉइंट से. और अगर मैं कहूँ लगातार उसी पॉइंट से, so ever since he woke up, Ever since he woke up, he has been playing games on his phone. he has been playing game on his phone. What the point? तो ever since हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से लगातार. एवर का मतलब ही होता है ना हमेशा. तो सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट और एवर मतलब हमेशा उस पॉइंट से. गॉट द पॉइंट. तो तोड़ दिया थोड़ा सा वर्ड को. राइट हाँ तो अगर मैं ये कह दूं कि जब से ये बिल्ली हम लेके आए हैं, जब से हम बिल्ली लेके आए हैं एक मिनट के लिए भी हमने इसे अकेला नहीं छोड़ा है. हाँ. तो इसमें हम क्या एम्फेसाइज कर रहे होते हैं? फीलिंग क्या होती है? लगातार उस समय से एक मिनट के लिए भी, यानी कभी भी नहीं. तो जब कहना है कभी भी नहीं उस पॉइंट से या हमेशा उस पॉइंट से, तो जब से बिल्ली लाए तब से अकेला नहीं छोड़ा एक मिनट के लिए भी. Ever since we bought this cat, we haven't left it alone फॉर अ मोमेंट. for a moment. Correct. So ever since we got this cat, we brought this cat, Bought. we bought this cat, we got this cat, all are correct. क्या डिफरेंस है? We bought this cat खरीदी, brought यानी bring का सेकंड फॉर्म है लाए, we got यानी पोजेशन जब से हमसे जुड़ी, हमारे साथ मिली वगैरह वगैरह. got थोड़ा सा ब्रॉडली यूज हो जाता है. So ever since we got this cat, एवर सिंस यानी लगातार उस टाइम से वी हैवंट लेफ्ट इट अलोन फॉर अ मोमेंट. एक मिनट के लिए भी हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा है. जैसे मान के चलो ये कहें जब से ये हमारे घर में आई है तब से लगातार बीमार बनी है, बीमार ही है. से दिस इन इंग्लिश. उतना ही जोर देना है कि लगातार एक मिनट के लिए भी सही नहीं हुई है. अब क्या करेंगे हम इसमें? सिंस या एवर सिंस? Ever since. Ever since we got this cat, he has been sick. Ever since we got this cat home, Ever since we got this cat home, he it has been sick. लगातार. राइट तो एवर सिंस से थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया. अब जैसे कल स्कूल खुलने जा रहे हैं, हाँ. हैं अब तुम्हें कहना है, क्या कहना है जो अभी तुमने कहा था अभी कि क्या है? कल जाऊँ या नहीं जाऊँ? हाँ कल मेरे स्कूल का पहला दिन है, मैं स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं. अब दो चॉइसेस आ गए. हमेशा ग्रामर रट के नहीं बोला जा सकता. बोल के देखो, से दिस इन इंग्लिश कि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है या कल पहली बार कई दिन बाद पहली बार खुलेगा, कल जाऊं या नहीं जाऊं. ये फीलिंग कैसे जाए? So tomorrow is my school day. Should I go or not? टुमारो इज माई स्कूल डे ना कह करके माई स्कूल इज गोइंग टू रीओपन टुमारो.
My school. अच्छा तरीका हो गया, राइट? My school इज गोइंग टू, is going to reopen tomorrow. So should I go or not? हाँ, शुड आई गो टू स्कूल और नॉट? जाऊं या नहीं जाऊं? Maybe I shouldn't. Yeah, you shouldn't. Because a few students will come. And because I haven't completed my project yet. Why? What's the reason behind the delay? You don't know? I don't know at all. Yesterday my sir called me हाँ, and said, do you know holiday homework is ये हो जाता है जब कहने की Have you कोशिश done your करेंगे। holiday homework? नहीं, वो तो सही है। And said, और बाकी इसको वो कहते हैं नरेशन है, उनकी बात रिपीट कर रहे हैं। सो yesterday my teacher called me and asked have you done if if I had done my homework, if I had completed my homework। If I had क्वेश्चन को completed नरेशन में जब बदलते हैं तो if लगा करके बदल देते हैं, याद है? हाँ हाँ, हमें कहना है कि जब से तुम्हारे टीचर का कॉल आया है तुम तब से डिप्रेशन में ही हो। जब से तुम्हारे टीचर का कॉल आया है तुम डिप्रेशन में हो। हाँ, ever since my teacher called me I have been in depression। राइट। देखो इसमें ग्रामर लगभग ठीक है, तो ये चीज़ सीखने की है। एवर सिंस माई टीचर कॉल्ड मी आई हैव बीन इन डिप्रेशन, ये इंडियन स्टाइल में चल जाएगा, डिप्रेशन में। हिंदी में कहते हैं टेंशन में, इन टेंशन ना कह करके ये अवस्थाएं होती हैं हमारी, तो डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। I have been depressed। हाँ, आई हैव बीन डिप्रेस्ड सिंस माई टीचर कॉल्ड मी। तो इन डिप्रेशन इज ऑल्सो ओके बट नॉट वेरी करेक्ट, राइट? सो आई हैव बीन डिप्रेस्ड सिंस माई टीचर कॉल्ड मी। कहना है गलती मेरी नहीं और फीलिंग भरनी है, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, उन्हीं की है। And by the way, it's not my fault। हाँ, इट्स हिज फॉल्ट। It's his fault। हाँ, मेरा नंबर ग्रुप में ऐड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, से दिस इन इंग्लिश, मेरा नंबर ऐड नहीं करा उन्होंने ग्रुप में, गलती उनकी है। It's his responsibility to add me to the group। करेक्ट, यू यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशंस रटे जाते हैं, लॉजिकली समझे जाएंगे। जैसे कहते थे ना, ग्रुप किसी को कहें, आपको क्या लगा इन द यूज करूंगी मैं? हाँ, हम इन द ग्रुप कह देते हैं ना। जैसे मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा नंबर अपने ग्रुप में ऐड कर लो, तो कैसे कहूँगा? Add my number to the group। राइट, ऐड माई नंबर टू द ग्रुप है, टू लगाते हैं। इन हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो इन है, जहाँ पर हम जनरली ये कहना चाह रहे हैं समथिंग इज ऑलरेडी इन, जो ऑलरेडी इनसाइड होता है वहाँ पर हम इन कहते हैं, वरना टू कह देते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे हमें ये कहना पड़ जाए कि इसका पेट खराब है और फिर भी ये जंक फूड खा रहा है दबा के, इसका पेट खराब है, ये फिर भी जंक फूड खा रहा है। His stomach is upset। ओके, यू रिमेंबर दैट? या, his stomach is upset। आगे, His stomach is upset हाँ, and he is eating a lot of junk food। and he is eating a lot of junk food। है, ये हमारा बिल्कुल न्यूट्रल सा सेंटेंस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और एम्फेसाइज करें। सो इवन दो लगा के आपने कह दिया कि इसका पेट खराब है, फिर भी भले ही जोर देने कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि ये अवस्था है और इसके बावजूद ये वाली भी अवस्था अनएक्सपेक्टेड है, वो भी बनी हुई है। तो इवन दो का मतलब है एक अवस्था आपने मेंशन करी और जो दूसरी अवस्था है वो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए बताना कि ये होने के बावजूद भी ऐसा है। तो पेट खराब है फिर भी, यानी पेट खराब है तो बंदे नहीं खाएंगे, यानी जो इसका जंक फूड खाना है वो अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सेप्टेबल सा है, राइट, अननेचुरल सा है। तो हम इवन दो, ऑल दो ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं कि इवन दो या ऑल दो दोनों सेम है। इवन दो हिज स्टमक इज अपसेट, he is eating junk food a lot। he is eating a lot of junk food। he is eating a lot of junk food। What the point? तो इवन दो और ऑल दो का क्या है पर्पस एक सेंटेंस के अंदर? एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। इवन दो ऑल दो हम किस फीलिंग के लिए लगा रहे हैं? हद से ज्यादा जंक फूड खा रहा है, इसके बावजूद हाँ, खराब होने के बावजूद फीलिंग ये वाली होगी कि एक बात हमने कही और जो दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सेप्टेबल है तब। हाँ। यानी कि बंदा सरप्राइज हो, ये बताना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड इसी फ्लो में नहीं जा रहा सब,
सब चीज़ स्मूथली नहीं चल रही है, ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अड़चन, कुछ उलट, है ज़रूर। कुछ अड़चन, कुछ उलट, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है। जैसे मान के चलो तुम्हें इंग्लिश तो आती है, ग्रामर तो आती है, तुम इंग्लिश बोल नहीं पाती हो स्मूथली या फ्लुएंटली। अब इसके अंदर क्या है भाई, ग्रामर आ गई है तो सीधी सी बात है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो ये है कि भाई बोलना भी आना चाहिए, कि बोल ही लेती होगी, लेकिन ग्रामर आने के बावजूद वो ना बोल पाना अनएक्सपेक्टेड सा लगेगा। तब हम कहते हैं इवन दो you know grammar but you don't speak English fluently. बट कहते नहीं है इवन दो के बाद में, वो एक ही सेंटेंस का पार्ट होता है। सो इवन दो यू नो ऑल द ग्रामर रूल्स यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। तो ऐसा ये जब हमको फीलिंग जता नहीं है कि भाई ऐसी अवस्था, उसके बाद भी ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, अनरिलेटेड हो रहा है, तो इवन दो ऑल दो इस्तेमाल कर लेते हैं। आई होप ये थोड़ा